आइए सुनते हैं आज की कहानी अंतिम संस्कार। सारा आंगन लोगों से भरा पड़ा था। गेट के बाहर भी कुछ लोग खड़े कानों कान बज रहे थे। घर का मुख्य कमरा औरतों से भरा था। कोई रो रही थी तो कोई रोती को चुप कराने में मगन थी। कमरे में सफेद कपड़ों से ढकी लाश के सिराने कुछ अनाज रखा था। पानी की गड़बी के पास भी तेल का ढका दीपक जला हुआ था। कभी कोई इस तरफ से फोन करता तो कभी दूसरी तरफ से फोन आने की घंटियां बज उठती थी। एक लंबी घंटी बजी तो मास्टर जयप्रकाश ने जल्दी से उठकर फोन उठाया। हेलो, हाँ मैं जयप्रकाश ही बोल रहा हूँ। क्या अभी रवि के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मास्टर शर्मा जी ने फोन रख दिया। दुख और निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पिंडदान किससे करवाएं? मास्टर जी ने अपने पास खड़े एक रिश्तेदार से पूछा। क्या राकेश और रवि नहीं आ रहे? उसने मास्टर जी से पूछा। नहीं, वे किसी साइट पर गए हैं, फोन लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, पुनीत से पिंड दिला देते हैं। मास्टर जी ने अपना विचार आखिरी फैसले के सामने रखा। तब तक नजदीक नजदीक खड़े लोग भी उनकी बातचीत सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा हो गए। सबने मास्टर जी की हाँ में हाँ मिलाई। एक आदमी ने उनके समर्थन में कहा, हाँ और क्या, लाश को खराब थोड़ा करना है। आखिर अमेरिका से आने में टाइम तो लगेगा ही। अगर आज रात को भी वे बाई एयर चलेंगे तो दिल्ली पहुंचने में 15 से 18 घंटे लगेंगे और यहाँ तक पहुंचने में भी 10-11 घंटे लग जाएंगे। सबने इस बात में हाँ में हाँ मिलाई। मास्टर जी ने छोटे बड़े लड़के को मुद्रा सिर के बाल काटने को कहा और सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। पर यह फैसला लेने के पश्चात मास्टर जी वहां खड़े खड़े सोचने लग पड़े, क्या हुआ बेटा होने का? दो बेटे होने पर भी आखिर आग तो भतीजे से ही दिलानी पड़ी। हम लोग पुत्र होने की मन्नतें क्यों करते हैं? क्या ये हमारे दिल का भ्रम नहीं कि मेरा पुत्र मुझे शमशान पर अग्नि देगा, ये मेरी जायदाद का वारिस बनकर मेरा नाम जिंदा रखेगा? कैसा नाम? किसका नाम? आप मरे तो जग प्रलय। और मेरे लड़के जो परदेश में हैं, उन्होंने मेरी संपत्ति कब और किस लिए संभालनी है। उन्हें वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में सब कुछ तो है। उन्होंने मेरे मरने के पश्चात एक दिन आकर ये सब कुछ बेचकर लौट जाना है। मेरा नाम तब तक कागजों में रहेगा जब तक वे सब कुछ बेच नहीं जाएंगे। उसके पश्चात कुछ समय तक याद रखेंगे कि यहाँ मास्टर जयप्रकाश होते थे। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये सोचते सोचते मास्टर जयप्रकाश की आंखों में पानी आ गया और भरी आंखों से अपने गुजरे चुके समय की तस्वीर घूम गई। जयप्रकाश जब 8वीं में पढ़ रहा था कि पिता परमेश्वर को प्यारे हो गए थे। इस कारण जयप्रकाश अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके कंधों पर 2 बहनों 1 भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पिता पंडिताई का काम करके परिवार को पाला करते थे, पर उनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद सारी जिंदगी एक पहाड़ जैसी बन गई थी। जैसे जैसे जयप्रकाश ने 8वीं पास कर ली, रिवाजों और परंपराओं में बंधी औरतें विधवा होने के साल भर तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वार्षिकी के पश्चात जयप्रकाश की माँ पूर्णमासी, संक्रांति और अमावस बताने के लिए अपने यजमानों के घर चली जाती और वहां से कुछ उपहार सौदा मिल जाता। जयप्रकाश भी यजमानों के घर जन्मदिन और पूजन तो कभी सत्यनारायण की कथा करवाता। ऐसे से घर खर्चा चल पड़ा और जयप्रकाश की 10वीं पास हो गया। पढ़ने में तो होशियार था जयप्रकाश और 10वीं भी अच्छे नंबर से पास कर ली। पर अब क्या करे? वो चाहता था कोई डिप्लोमा कर ले, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आए? बहन जवान विवाह योग्य हुई थी। इस कारण किसी ने सलाह दी कि वो JBT कर ले। कुछ सरकार से स्टाइफंड मिल जाएगा और कुछ रिश्तेदारों से उधार उठा लेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग और साल पहले ही मास्टरों की कमी के चलते जयप्रकाश प्राइमरी स्कूल में लगा दिया गया। इससे उसके घर का खर्चा आसानी से चल पड़ा। दोनों बहनें बारी बारी से ब्याह दी गई। छोटा भाई पढ़ाया और अपना विवाह करके भाई का विवाह भी कर दिया। बड़ी मेहनत के अपना स्तर उठाने की। वो दिन रात कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता ही रहता। उसके दिल में चाह थी कि कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी, वो उसके बच्चों को न आए। जयप्रकाश दोनों बहनों और एक भाई के विवाह अपने हाथ करके अपने पिता की छोटी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया था। छोटे भाई के 2 मुन्नू और 2 बेटियों ने जन्म लिया, पर जयप्रकाश को अभी संतान का मुंह देखने को न मिला था।
कितने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम और चेलों के पास गए। देवी देवताओं के यहाँ भी माथा टेका, कुलजा जा कर मन्नतें की, तब जाकर उनके घर बेटी हुई। उनके दिल में बेटी के लिए वैर विरोध नहीं था, पर बेटा हो पड़े इसकी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बेटे ने ही तो उनका वंश बढ़ाना था और बुढ़ापे में उसकी सेवा, मरने पर चिता को आग देने और हरिद्वार में पहुंचाना है। मालिक ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अगले ही साल उसके घर में बेटा हो गया। बहुत बधाइयां मिली, बहुत लड्डू बटे, खुशी खुशी के गुत्र के दिन धाम थी जिसे खाने बहुत से लोग आए। तीसरे साल फिर उनके घर एक बेटा हुआ। बड़े का नाम राकेश और छोटे का रवि रखा। जयप्रकाश के मन में ये चाव था कि उसके बेटे बहुत पढ़े और बड़े आदमी बने। दोनों बेटों को बारी बारी अपने ही स्कूल में दाखिला करवाया। दोनों पढ़ने में निपुण थे। 5वीं, 8वीं और 10वीं में दोनों ने वजीफा लिया और जमा के 2 इम्तिहान में मेरिट पाई। इस कारण मास्टर होरा उन्हें बारी बारी इंजीनियरिंग दाखिला करवा दिया। दोनों ने अच्छे नंबर लेकर इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की। एक अंग्रेजी कंपनी में उनके संपर्क करके अमेरिका में नौकरी दी। दोनों बेटों को अमेरिका भेजकर मास्टर जी की खुशी का ठिकाना न था। राकेश का विवाह उन्होंने अपने ही इलाके में कर दिया था, पर रवि को एक अंग्रेजन पसंद आ गई, जिससे उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया। दोनों की औरतें उन्हीं के साथ रह रही थी। कुछ ही वर्षों में मास्टर पुत्र और पोत्रियों वाले हो गए। वे कभी कभार यहाँ छुट्टियों में आ जाते तो मास्टर का घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। सुबह से शाम तक दोनों पति पत्नी का बच्चों से खेलना, खाना खिलाने और घुमाने में दिन खत्म हो जाता। पर जब वे वापस चले जाते तो फिर एक शून्यता छा जाती। कभी पत्नी बीमार होती तो मास्टर जी उसकी देखभाल करते, दवाई देते, रोटी बनाते, नहीं तो औरत ही सारा घर का काम काज देख लेती। पिछले साल राकेश बच्चों सहित आ गया था तो माँ बीमार थी। वो उसका उपचार कराने शहर के एक अस्पताल में ले गया था। सप्ताह भर में वो स्वस्थ होकर लौट आई थी। 2-3 दिन घर में माँ की देखभाल करने के पश्चात जब वो फिर अमेरिका जाने को तैयार हुआ तो राकेश को माँ ने बहुत कहा कि वो कुछ दिन और रुक जाए या नहीं तो बच्चों और पत्नी को ही महीना भर छोड़ जाए। पर राकेश इसके लिए तैयार नहीं था और उसने माँ को कहा कि अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल लगेंगे और उसे दफ्तर में काम भी ज्यादा है, इसलिए वो नहीं रुक सकता। जयप्रकाश की पत्नी इस बार जब बीमार हुई तो दोनों बेटे के फोन आए। माता का इलाज अच्छे अस्पताल में कराएं। घर में तो पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ पैसे घर भेज दिए थे, पर खुद घर आने में असमर्थता बता दी। कल सुमन जब बड़ी बीमार हो गई, रात दोनों बेटों को फोन आया और हालचाल भी उन्होंने पूछा था। वो बड़ा रोई थी। बच्चों से मिलने की चाह भी उसने रखी थी, पर अब उनसे न मिल सकने की ये बात भी कह दी थी और आज सच ही। माई जी सब तैयारी हो चुकी है, भाभी को सिंदूर भर दो। छोटे भाई ने मास्टर जयप्रकाश को भारी आवाज से कंधा हिलाते उठने को कहा तो मास्टर जी के विचारों का ताना टूटा। उसका जोर से रोना निकल गया। उसे 2-4 आदमियों ने आगे बढ़कर हौसला बांधते वहां ले गए जहां सुमन की अर्थी औरतों ने सजा रखी थी। उसे देखकर जयप्रकाश इतना जोर से रोया कि उसे बेहोशी आ गई। उसने सुमन के सिर को अपनी छाती से लगा लिया। सुमना सुमना, तू मुझसे ये क्या करने लगी है? मैंने तो तेरी ये मांग तुझे दुल्हन के रूप में पाने के लिए भरी थी। आज दूसरी बार तुझसे बिछड़ने के लिए मांग भरी जा रही है। जयप्रकाश के इस विलाप को सुनकर वहां खड़े औरत मर्दों से भी रोना निकल गया। फिर उसे अपनी छाती से लगा लिया। वहां खड़े लोगों ने जयप्रकाश को हौसला बांधते सुमन को उससे छुड़ाकर उसे बाहर ले आए। सुमन की अंतिम यात्रा दिल को फाड़ डालने की हालत में घर से बाहर निकली। संस्कार कर लोग शमशान से अपने अपने घर लौट आए। कोई कहता इससे तो निसंतान भले बेटों के होते अंतिम समय में गंगा जल भी नसीब न हो सका, ऐसे बेटे किस काम के। तो किसी ने सुनाया माँ को अग्नि देना उन अभागों के नाम नहीं लिखा था, नहीं तो माँ कब से बीमार थी। दोनों में से एक तो आ सकता था, पर उन्हें माँ नहीं पैसा और अपना परिवार प्यारा था। दूसरे दिन रात को फोन आया तो राकेश ने पूछा ये कैसे हुआ और फोन पर ही बड़ा रोया। अगले दिन दोनों पुत्र परिवार समेत घर पहुंच गए। रोना धोना हुआ। उनके दिलों में अपनी माँ को अग्नि न दे पाने का बेहद दुख था। वहां उन्हें लोगों के उल्हाने भी सुनने को मिल रहे थे। अगले दिन दोनों बेटे जयप्रकाश के साथ अस्थि विसर्जन के लिए गंगाजी चले गए। कर्म क्रिया हुई। 16वां भी हो गया। इन दिनों में रोना हंसना चलता रहा। जयप्रकाश की बेटी निशा सारे दिन यहीं रही थी और 16वें दिन अपने घर लौट गई थी।
फिर भी दोनों बेटों की बहुओं और पोत पोत्रियों के साथ घर में चहल पहल लगी रही, जिस कारण जयप्रकाश अपना दुख कुछ कम महसूस कर रहे थे। पर एक हफ्ते के बाद दोनों ने अमेरिका लौटने की बात कही। वे चाहते थे कि उनके पिता उनके साथ अमेरिका चल पड़े, पर पिछले लंबे समय से पत्नी के साथ जुड़े चेतों को छोड़कर वो अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दिल रखने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई बात नहीं, मनुओं पर अभी तक कई लोगों ने ये अफसोस करके जाना है, आज ही घर में ताला जड़ना अच्छा नहीं लगेगा और 1 साल तक पानी और बत्ती भी देनी होगी, गाय को रोटी भी, ये सब काम मुझे ही करने होंगे। कोई बात नहीं, फिर चल पड़ूंगा, और मेरे भी तो आपके सिवा और है कौन। वे आज जाने को तैयार थे, इसलिए मास्टर जी के चेहरे पर सुबह से ही उदासी नजर आ रही थी, पर उन्हें तो जाना ही था, इसलिए वे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। बच्चे दादू के साथ बड़े दिल से मिले थे, तब उनका भी दिल भर आया था। गाड़ियां चली गईं, बच्चे दादा को हाथ लहराते जा रहे थे और मास्टर जी का हाथ भी हवा में हिल रहा था उन्हें विदा करने के लिए। देखते देखते गाड़ियां आंखों से ओझल हो गई। मास्टर जी ने बच्चों को भेजकर घर का दरवाजा खोला और अंदर आए और सारा घर जैसे खाने को आता लगा। वे सुमन की तस्वीर के सामने खड़े होकर भरी आंखों से बोले, सुमना, आज तेरे मुड़कर अमेरिका चले गए, मैं यहाँ अकेला रह गया, मैं कैसे जीऊंगा इस अकेले घर में। अब तो तेरी यादें मुझे रुलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। तेरे वे बेटे जिन्हें तू इंजीनियर बनाकर अमेरिका भेजकर फूला नहीं समा रही थी, आज मैंने उन्हें फिर लौटा भेजा अमेरिका। वे तुझे अग्नि न दे सके और मुझे भी न दे पाएंगे। अब मैं अकेला क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, अब कैसे गुजारूंगा अपनी जिंदगी के वे बचे दिन। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। दरवाजा खुला, मास्टर जी की बेटी निशा अंदर आई। पिता को माता की तस्वीर के सामने खड़ा देखकर सिसकती हुई पिता के साथ लिपट गई।